how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our second chapter of class 4, which is about plant kingdom. So, students, आज हम लोगों को प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में, प्लांट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में, है ना, ये सब हमको आज डिस्कस करना है. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द टॉपिक हाउ टू प्लांट्स मेक फूड. प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं. सी स्टूडेंट्स, हमको पता है कि हम जितने भी एनवायरनमेंट में लिविंग बीइंग्स है, सभी को फूड एंड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, हेल्दी फिट रहने के लिए, एनर्जी गेन करने के लिए, है ना. और सभी जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड. क्योंकि प्लांट्स के पास एबिलिटी है अपना खाना खुद बनाने की. दे आर कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड with the help of sunlight, water, carbon dioxide, minerals and a very useful pigment which is known as chlorophyll. उस प्रोसेस का नाम होता है, जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट्स का, उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस. तो इसी टॉपिक को अब हम थोड़ा सा डिस्कस करें. सी, green plants make food with the help of chlorophyll present in their leaves. The process by which green plants prepare their own food using carbon dioxide, water and minerals in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. The stem carries these minerals upwards to the leaves. It also exposes the leaves to sun and air. The leaves get water from the soil, carbon dioxide from the air and the sunlight from the sun to make food. Same वही चीज बोली है कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और उस फूड मेकिंग प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. फूड प्रिपेयर करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स ग्रीन प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम, जहाँ पे हमारे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं इन सभी रॉ इंग्रेडिएंट्स को यूज करके और उसके बाद फूड प्रिपेयर करते हैं, इस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस होता है. अब होता क्या है कि जो प्लांट की स्टेम होती है वो स्टेम वाटर और मिनरल्स को जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं उसको कैरी करती हैं और लेकर जाती हैं लीव्स के पास. उसके अलावा लीव्स को एक्सपोज करती हैं टू द एयर, टू द सनलाइट, है ना. और फिर ये सारे रॉ इंग्रेडिएंट्स मिलकर क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं. यानी कि लीव्स को वाटर मिलता है कहाँ से, सॉइल से. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एयर से और सनलाइट मिलती है सन से. तो ये सारी चीजें मिलती हैं लीव्स को, तब जाके लीव्स खाना प्रिपेयर करती है. There are a number of green cells which contain chlorophyll that enables them to make food. So carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight are required by leaves for making food. ठीक है, बहुत सारे ग्रीन कलर के सेल्स होते हैं हमारी प्लांट्स में जो क्या कर सकते हैं, खाना को प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना. तो दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सभी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं लीव्स को फॉर मेकिंग फूड. तो उस हिसाब से जो इक्वेशन बनती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि रॉ इंग्रेडिएंट्स है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्रिपेयर करते हैं फूड प्लस ऑक्सीजन. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इज अ काइंड ऑफ शुगर. द शुगर इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स इन डिफरेंट वेज. देखो, जो फूड प्रिपेयर करती हैं लीव्स, वो फूड जो प्रिपेयर होता है वो किस फॉर्म में होता है, शुगर की फॉर्म में होता है. और अब इस फूड को यूटिलाइज करते हैं हमारे प्लांट्स किस तरीके से, टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ग्रोथ. एक तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स के लिए सो दैट प्लांट्स ग्रो करे, है ना. टू स्टोर फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सच एज रूट्स, स्टेम एंड लीव्स व्हिच आर कंज्यूम्ड बाय द एनिमल्स. ठीक है, उसके बाद प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वहां पे फूड स्टोर करने के लिए ये शुगर कंज्यूम किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, जैसे कि प्लांट्स की रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, और बाद में इन्हीं प्लांट के पार्ट्स को एज अ फूड एनिमल्स कंज्यूम करते हैं. टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स एंड टू रिपेयर ओल्ड सेल्स. प्लांट में जो ओल्ड सेल्स हैं उनको क्या करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, है ना, न्यू सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए. इस तरीके से वो जो शुगर है, जो फूड है विच इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज यूटिलाइज्ड इन द प्लांट्स. नाउ वी कम टू स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. हमें पता है कि जो लीफ होती है उसी में खाना प्रिपेयर होता है. लीव्स को हम फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट या किचन ऑफ द प्लांट भी बोलते हैं. अब इस लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं. सबसे पहला होता है लीफ ब्लेड. द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड. हेल्प्स टू ट्रैप द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट. किसी भी लीफ का जो फ्लैट वाला सरफेस होता है उसको आप लीफ ब्लेड कहते हो. ग्रीन कलर का जो सरफेस होता है दैट इज नोन एज लीफ ब्लेड. यही एक सरफेस है, यही पार्ट होता है लीफ का जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट को ट्रैप करता है.
उसके बाद आती है वेन्स. The main vein run along the center of the leaf. It is called the midrib. It has a number of side veins. The veins are small tubes that supply water brought by the stem and branches to all parts of the leaf. They help to carry water, minerals and food to different parts of the leaf. देखो बच्चों, ये आपका लीफ का स्ट्रक्चर है. ये जो बीच में जो सरफेस है सारा ये फ्लैट वाला, दिस इज नोन एज व्हाट? लीफ ब्लेड. उसके बाद सेंटर में ये देखो इस तरीके की ये एक जा रही है ना, दिस इज नोन एज व्हाट? वेन, है ना. वेन भी दो टाइप की होती है. एक होती है मेन वेन जिसे आप मिडरिब कहते हो, और बाकी इस मेन वेन से छोटी छोटी सी इस तरीके से देखो बहुत सारी वेन्स निकलती हैं. इनको हम साइड वेन्स कहते हैं. अब ये वेन्स करती क्या है? ये वेन्स छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती है जो हमारे वाटर को सप्लाई करती है. जो स्टेम और ब्रांचेस वाले पार्ट वाटर लेकर आते हैं उसको सप्लाई करती है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ. उसके अलावा वाटर, मिनरल्स और फूड को कैरी करके लेकर जाती है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ. Next we come to stomata. The leaf has minute pores or openings for stomata. There are more stomata on the lower surface of the leaf. Air enters the leaf through the stomata. Water vapor is released through the stomata. अब लीफ पे छोटी छोटी सी ओपनिंग, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको आप स्टोमेटा बोलते हो. किसी भी लीफ के जो लोअर वाला सरफेस होता है उस पे ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. लीफ के स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है? एयर का एक्सचेंज होता है थ्रू द लीव्स और थ्रू द प्लांट्स. उसके अलावा जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो भी रिमूव किया जाता है फ्रॉम द प्लांट्स बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा ओटी. ठीक है, चलो नो. नेक्स्ट पार्ट ऑफ लीफ इज पेटियोल. अब पेटियोल क्या है? देखो, द पेटियोल और स्टॉक ऑफ द लीफ attaches the leaf blade to the stem. It helps in the supply of water and food similar to the stem. जो पेटियोल होता है उसको आप क्या कहते हो? लीफ का स्टॉक भी बोलते हो. ये क्या करता है? किसी भी लीफ ब्लेड को उसकी स्टेम के साथ अटैच करता है. ओके. उसके अलावा वाटर और फूड की सप्लाई करने में भी हेल्पफुल होता है एज सिमिलर टू स्टेम. नेक्स्ट इज स्टिप्यूल्स. स्टिप्यूल आर स्मॉल लीफ लाइक पेयर दैट आर फाउंड एट द बेस ऑफ द पेटियोल ऑफ मेनी फ्लावरिंग प्लांट्स. बहुत सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके पेटियोल के बेस में मिलते हैं स्टिप्यूल्स. छोटे छोटे से लीफ के पेयर जैसा स्ट्रक्चर उनका होता है. Now we come to test for starch. ये क्या टॉपिक है? देखो, see, the food is stored in the leaves in the form of starch. You will need iodine, a brown color liquid, to perform this. To test the presence of starch in a leaf, you perform the following activity. Sunlight is necessary for photosynthesis. Plants cannot make food in the absence of sunlight or in night. We can prove this with the help of the following एक्टिविटी. देखो बच्चों, जो फूड प्रिपेयर होता है और प्रिपेयर होने के बाद लीव्स अपने अंदर स्टोर करती है, वो स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर करती है. तो अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे, सच एज आयोडीन चाहिए होगा. ये एक ब्राउन कलर का लिक्विड होता है. उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? स्टार्च प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर. इस चीज को टेस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी. ठीक है. और एक और चीज, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सनलाइट इज वेरी वेरी एसेंशियल. ये चीज भी हम हैंस प्रूफ करेंगे क्योंकि प्लांट्स क्या नहीं कर सकते हैं? फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. यानी कि ड्यूरिंग द नाइट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है. अब इस चीज को प्रूव किया जाएगा. सी, क्या एक्टिविटी है? कवर अ लीफ अटैच टू अ प्लांट विद टेप एट 2 points एज शोन इन द गिवन फिगर. देखो, एक लीफ ली है इस तरीके से और उस लीफ को आपको क्या 2 पॉइंट्स पे यानी कि प्लांट से अटैच होनी चाहिए, ऐसे तोड़ के नहीं. ओके. सो आप हम लोग करेंगे इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ. ओके. सो कवर अ लीफ अटैच टू अ प्लांट विद टेप एट 2 points as shown in the given figure. Keep this plant in dark place for 24 hours. Now plug this covered leaf at another leaf from the same plant. Now boil both leaves first in water and then alcohol for few minutes to remove chlorophyll. Put few drops of iodine solution over both of them. ठीक, क्या कह रहे हैं कि आपको एक लीफ लेनी है. ठीक है. लीफ क्या मतलब? वो प्लांट से अटैच होनी चाहिए. फिर आपको उसको कोई भी 2 पॉइंट्स पे टेप से कवर करना है. ठीक है. अब इस ऐसे प्लांट को आपको 24 आवर्स के लिए रखना है किसी डार्क प्लेस पे जहाँ पे आपके सनलाइट ना पहुंचे. उसके बाद आपको उस प्लांट की एक तो वही लीफ जिसको आपने टेप से कवर किया है वो प्लग करनी है और एक ऐसी लीफ जिसको आपने कवर नहीं किया था वो प्लग करना है. दोनों ही लीव्स को फिर उसके बाद आपको पहले कुछ मिनट्स के लिए वाटर में और फिर कुछ मिनट्स के लिए अल्कोहल में बॉईल करना है. बॉईल करने के बाद इसलिए बॉईल किया जा रहा है सो दैट उसमें जितना भी क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाए. देन अब आप उन दोनों लीफ को कुछ ड्रॉप्स डालेंगे आयोडीन सोल्यूशन के. आयोडीन सोल्यूशन के जब आप ड्रॉप्स डालेंगे तो क्या होगा कि जो सेकंड लीफ है इट विल टर्न कंप्लीटली ब्लू व्हाइल द टेप पर रिमेन्स ग्रीन एट द प्लेसेस फ्रॉम वेयर इट वाज स्टे.
This shows our tip portion did not get sunlight and hence was not able to produce the starch. This indicates that sunlight is necessary for photosynthesis. तो जो वो दूसरी वाली लीफ थी जो कवर्ड नहीं थी कहीं से भी कहीं तक, वो सारी ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन जो पहली वाली लीफ थी जिसको आपने कुछ पोर्शंस पे टेप से कवर किया था वो पोर्शंस उसके अभी भी ग्रीन रहेंगे क्योंकि वहां पर सनलाइट नहीं पहुंची, दैट मींस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ और वहां पे स्टार्च का प्रोडक्शन भी नहीं हुआ, दैट मींस व्हाट, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू एनर्जी गिविंग फूड। अब एनर्जी गिविंग फूड के बारे में बात करें, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव एंड टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड दे ईट। प्लांट्स एंड ग्रासेस आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ह्यूमंस एंड सी, सभी लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अलाइव रहने के लिए, है ना, और डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, उस फूड से आती है जो सभी लिविंग बीइंग्स खाते हैं। प्लांट और ग्रासेस क्या है, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए एनिमल्स में मेन फूड सोर्सेज माने जाते हैं। Men and animals need energy to talk, run, play, etc. Plants prepare this food by the process of photosynthesis. Men और animals को ये एनर्जी किस चीज के लिए चाहिए, अपने डेली टू डेली रूटीन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। प्लांट्स जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो किस प्रोसेस से करते हैं, फोटोसिंथेसिस से। नाउ वी कम टू सम अनयूजुअल प्लांट। अब कुछ अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स है स्टूडेंट्स, मशरूम, क्रोटोन एंड मोल्ड, ये एग्जांपल्स है व्हिच आर अनयूजुअल प्लांट्स। अब ये अनयूजुअल प्लांट्स क्यों हैं, because these plants cannot make their own food because they do not have chlorophyll and they are non-green plants. They depend on dead and decayed plants for their food. See students, इनको हम नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है ना। जब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या नहीं कर सकते, खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो अब ये किसके ऊपर, ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। ओके, चलो जो डेड एंड डिकेड प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर। नाउ वी कम टू मेन सोर्सेज ऑफ फूड। अब फूड के कुछ मेन सोर्सेज पढ़ते हैं। Plants are the basic source of food for all living things. The food prepared by a plant is stored in different parts of it, such as the stem, roots, seeds and leaves. ये हमें पता है सभी लिविंग थिंग्स को जो बेसिक फूड की जो इनिशियल स्टेज होती है वो होती है प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स बेसिक सोर्सेज माने जाते हैं या मेन सोर्सेज माने जाते हैं फूड के फॉर ऑल दी लिविंग बीइंग्स, राइट। जो प्लांट को प्रिपेयर करते हैं वो अपने डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करते हैं, जैसे कि स्टेम्स में, रूट्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, लीव्स में, इन सभी पार्ट्स में जो एक्सेस फूड होता है व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट गेट्स स्टोर्ड। ओके, जैसे कि शुगर केन इज अ स्टेम ऑफ अ ग्रास व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग जैगरी, दैट इज गुड़ एंड शुगर। देखो शुगर केन क्या होता है, गन्ना, वो हमारे प्लांट का स्टेम वाला पार्ट होता है जिससे आप क्या करते हो, आगे चल के शुगर या जैगरी जिसको आप गुड़ बोलते हो वो प्रिपेयर किया जाता है। सिमिलरली कैरेट, रेडिश, ये क्या होते हैं, दीज आर द रूट्स दैट वी ईट, ये आपके प्लांट के रूट्स हैं जिसमें फूड स्टोर रहना और आप उन्हें खाते हैं। मैंगो, एप्पल एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, फ्रूट्स हैं जो हम खाते हैं। आलमंड, ग्राउंडनट एक्सेट्रा, ये सभी सीड्स हैं दैट वी ईट एज फूड। स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर, ये सभी लीव्स वाला पार्ट है जिसको हम खाते हैं एज अ फूड। ग्रासेस लाइक पैडी एंड व्हीट आर कॉल्ड सीरियल्स, इनको हम अनाज की फॉर्म में खाते हैं। We get flour from the cereals to make chapati, rice is boiled, prepared rice dishes, है ना। तो जैसे कि पैडी हो गया, बीट हो गया, इन ग्रासेस में से हमें क्या मिलता है, सीरियल्स मिलते हैं। जैसे कि मान लो हमको व्हीट मिलता है, व्हीट से फिर हम आगे चल के फ्लावर आटा बनाते हैं जिससे फिर हम चपाती बनाते हैं, है ना। राइस जो होता है, राइस हमको पैडी से मिलता है और राइस को बॉइल करके राइस की डिशेस बनाई जाती है। तो वी कैन से दैट प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। ये कहा जा सकता है कि ग्रास फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी एनिमल्स के लिए, है ना, या ह्यूमन बीइंग्स के लिए मेन सोर्सेज ऑफ फूड होते हैं। नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। क्यों? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन द फॉलोइंग वेज। प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स एज फूड। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन, एनिमल्स टेक इन दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। देखो प्लांट्स को कौन, एनिमल्स खा लेते हैं एज अ फूड फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जिसको एनिमल्स ब्रीथ करते हैं, ठीक। Animals give out carbon dioxide when they breathe. Plants take in this carbon dioxide to prepare their food. फिर in return animals क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं जिनको प्लांट्स इनहेल करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। When an animal dies, its body breaks down and gets mixed with the soil. This is taken up by plants as nutrient. जब कोई भी एक एनिमल डाई होता है, उसकी बॉडी जो होती है वो ब्रेक डाउन होके उसके अंदर जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर उसी मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से कौन, प्लांट्स की रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं अपने फूड प्रिपेयरिंग प्रोसेस के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट,
In nature, balance is always maintained between the number of plants and the number of animals. Any sudden increase or decrease in the number of plants or animals can disturb this balance of nature. We should protect plants and animals by saving forests and wildlife for maintaining the balance in nature. So हमारे नेचर में इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो नंबर है उनमें एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है. अगर कोई भी दोनों कैटेगरी में से किसी की एक में सडन इंक्रीज हो जाता है तो उससे हमारे नेचर में इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है, विच इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट. ठीक है, तो दैट मीन्स हमको वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स को, सभी को प्रोटेक्ट करना चाहिए टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर. तो अब हम लोग पढ़ेंगे वही टॉपिक विच इज नोन एज बैलेंस इन नेचर. कैसे? देखो, to maintain a balance in nature, we need to protect both plants and animals. A balance between the number of plants and animals is also very important. Plants supply food and oxygen to animals and humans. If the number of animals increase more than the plants, then plants may not be able to supply enough oxygen and food. देखो क्या होता है, मैंने आपको बोला ना कि नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ एनिमल्स के बीच में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो हमें पता है कि प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को. इफ सडनली एनिमल्स का नंबर इंक्रीज हो जाए और प्लांट्स वही है जितने पहले थे, तो प्लांट्स के लिए ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो उतनी क्वांटिटी ऑफ फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करे जितने अब नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ चुके हैं, है ना. Then, if there is an increase in the number of plants, the carbon dioxide supplied by animals may not be enough for the plants. So it is very important to protect both plants and animals to maintain balance in nature. और वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर सडन इंक्रीज हो जाए किसमें, प्लांट्स की क्वांटिटी में, तो अब एनिमल्स उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं, है ना. अब एकदम से अगर प्लांट्स की क्वांटिटी, नंबर ऑफ प्लांट्स विल इंक्रीज, तो इतने एनिमल्स नहीं है जो कि वो इतने नंबर ऑफ प्लांट्स को ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कर सके फॉर द सर्वाइवल. इसीलिए दोनों ही में, प्लांट्स और एनिमल्स में एक बैलेंस होना जरूरी है. सो दैट मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे नेचर में है उनमें एक बैलेंस होना जरूरी है, तो दैट जितना ऑक्सीजन एंड फूड एनिमल्स को रिक्वायर्ड है उतना प्लांट्स उनको दे पाए, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स को रिक्वायर्ड है उतने एनिमल्स उनको फुलफिल कर पाए. So students, that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.